वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉक थ्रूज। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अभी तक हमने जो पढ़ा था सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ में, वो सब हमने जो कवर कर लिया है टॉपिक। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वॉक थ्रूज। तो वॉक थ्रू होता क्या है? ओके, तो बेसिकली वॉक थ्रूज जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो हम ये परफॉर्म करते हैं सॉफ्टवेयर को अपने इवेल्युएट करने के लिए कि क्या उसकी इवेल्युएशन है इस समय। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट ही है इवेल्युएट आर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो हम वॉक थ्रू के थ्रू अपना सॉफ्टवेयर को इवेल्युएट करते हैं उसकी प्रोग्रेस के टर्म्स में कि कितना सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्या प्रोग्रेस रही है उसकी, किस टाइप से वो परफॉर्म करने वाला है। समटाइम्स यूज्ड फॉर एजुकेटिंग एन ऑडियंस। तो कई बार ऐसा होता है कि इस वॉक थ्रूज को हम यूज़ करते हैं ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए। ठीक है, एजुकेट किस टाइप से करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, लाइक कोई प्रेजेंटेशन देनी है हमें तो हम उसको सॉफ्टवेयर को एज अ डेमो मॉडल की तरह से उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे यूज़र होंगे हम उनको डेमो दिखा सकते हैं इसका, और उनको दिखा सकते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर किस टाइप से परफॉर्म करने वाला है। अब इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है वॉक थ्रू का? वो होता है फाइंड एनोमलीज़। एनोमलीज़ का मतलब होता है एरर्स। ठीक है, कि जो भी कोई एरर्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर उनको फाइंड करना। ठीक है, तो वॉक थ्रूज के थ्रू जब भी परफॉर्म की जाएगी तो हमारी एनोमलीज़ निकाली जाती हैं उसमें से सॉफ्टवेयर से। और सेकंड है इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो हम जब एरर्स हमारे फाइंड आउट करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए हम वॉक थ्रू का यूज़ करते हैं। कंसीडर ऑल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशंस। तो जब हम वॉक थ्रू को परफॉर्म करते हैं तो हम इसके साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशंस भी करते रहते हैं। ठीक है, लाइक अगर हमारा सॉफ्टवेयर है तो उसमें हम ये चेक करेंगे कि कौन सा ऑल्टरनेटिव मेथड हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी हमारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे। लाइक इनपुट का तरीका है, अगर हमारे पास इनपुट हमें किसी सॉफ्टवेयर में देना है लाइक अल्फ़ाबेट को, ठीक है, तो हम वहाँ पर अल्फ़ा न्यूमेरिक वेज भी चेक कर सकते हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक के लिए किस टाइप से रिएक्ट करने वाला है सॉफ्टवेयर। तो हम बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव होता है ये होता है आइडेंटिफाई करना कि सॉफ्टवेयर में हमारे कहाँ पर एरर आ सकती है और उसको किस टाइप से ओवरकम किया जा सकता है। इवेल्युएट परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, तो हम इसमें सॉफ्टवेयर के अपने उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशंस को चेक करते हैं कि वो प्रॉपर वैसे ही है जैसा हमने अपनी रिक्वायरमेंट एनालिसिस में दिया था या नहीं है। ठीक है, अगर वो प्रॉपर तरीके से वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे हमने स्पेसिफाई किया है तब तो सॉफ्टवेयर एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, अप टू डेट है हमारा, जैसे हमारी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग। अगर नहीं है तो वो किस वजह से उसके स्टैंडर्ड्स को मैट नहीं कर पा रहा है, ये हम चेक करते हैं। ठीक है, फिर वॉक थ्रू में रोल्स, क्या रोल्स हमारे होते हैं वॉक थ्रू के अंदर? तो रोल्स एस्टेब्लिश्ड फॉर वॉक थ्रू लीडर। तो हमारा यहाँ पर वॉक थ्रू लीडर होता है जो अपना रोल यहाँ पर डिसाइड करता है। ठीक है, लाइक किस टाइप से वो यहाँ पर लीड करने वाला है टीम को। ठीक है, तो बेसिकली टीम जो होगी वो प्रॉपर तरीके से उसमें चेक करेगी उस सॉफ्टवेयर को, जो भी एनोमलीज होंगी, जो भी परफॉर्मेंस में गैप होगा, उन सभी को हम आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर होता है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर का काम ये होता है कि रिकॉर्ड करना। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं लाइक हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट बन चुका है, अब उसमें हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वॉक थ्रू के थ्रू, तो हम वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे उसमें उसकी परफॉर्मेंसेस को। ठीक है, ताकि हम उसके थ्रू चेक कर पाएँ या फिर एनालाइज कर पाएँ कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर ऑथर, तो जो भी हम इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है, जो लीडर है हमारा, तो उसमें एक ऑथर भी होगा। वो ऑथर ये चेक करेगा कि जो भी हमारी एंट्रीज़ हो रही हैं, ठीक है, लाइक डेटाबेस, हमने जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसका जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर नोट डाउन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और उसके टीम मेंबर्स, ठीक है, तो इसमें भी टीम की ज़रूरत होती है क्योंकि बिना टीम के कोई भी टेस्टिंग या फिर कोई भी रिव्यू नहीं किया जा सकता सॉफ्टवेयर का। ठीक है, सॉफ्टवेयर को रिव्यू करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती ही है। तो वॉक थ्रू के आउटपुट्स, अब आउटपुट्स क्या होने वाले हैं वॉक थ्रू के? द आउटपुट्स ऑफ द वॉक थ्रू टीम मेंबर्स। तो टीम मेंबर्स के थ्रू ही निकलेगा, जो भी आउटकम निकलेगा वो टीम मेंबर्स पे ही डिपेंड रहेगा। ठीक है, अगर टीम मेंबर्स आउटपुट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर उसमें रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बीइंग इवेल्युएटेड,
तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कौन सा एवेल्यूएट किया गया है ये सब कुछ मेंशन किया जाता है उसमें, और उसके साथ ही क्या क्या उसमें एरर्स फाइंड आउट हुए हैं वो भी सब मेंशन किए जाने हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर स्टेटस, तो जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है तो उसका हमें एरर्स फाइंड आउट करना, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड्स और उसकी स्पेसिफिकेशंस को चेकआउट करना, तो ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और उसका स्टेटस क्या है कि लाइक वो उसने मैट किया है या नहीं किया है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज़ पर दी रिक्वायरमेंट हमारा डिज़ाइन किया गया है या नहीं किया गया, ये सब चेक किया जाता है, ठीक है। रिकमेंडेशंस मेड रिगार्डिंग ईच एनामोली, तो जो भी हमारी एनामोली, जो भी एरर्स आए हैं हमारे पास में, ठीक है, आउटपुट में एरर्स हमने फाइंड आउट किए हैं, उन सभी की रिकमेंडेशंस की किस टाइप से उनको रिमूव किया जा सकता है फ्यूचर में, या फिर हम क्या अपडेशन कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जिससे कि जो एनामोलीज अकर हो रही हैं वो रिमूव हो जाएं, ठीक है। तो बेसिकली ये डेटाबेस के रिगार्डिंग ही आएंगी एनामोलीज, क्योंकि डेटाबेस में ही एनामोली क्रिएट की जाती है। लिस्ट ऑफ एक्शंस, ड्यू डेट्स, रेस्पॉन्सिबल पार्टीज़, तो जो भी हमारे एक्शंस परफॉर्म किए जाने हैं, ठीक है, हम उनको सबको लिस्ट आउट करेंगे। उसके बाद में कितने ड्यूरेशन के अंदर हम उस एक्शन को परफॉर्म करेंगे ये भी हमें सब मेंशन करना होगा, और रेस्पॉन्सिबल पार्टीज़ की किसका क्या रोल होने वाला है उन सभी एनामोलीज़ को रिमूव करने के लिए, या फिर जो भी हमारा एवेल्यूएट किया गया है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट उसके लिए कौन सी टीम क्या रोल प्ले करने वाली है, ठीक है, ये सभी कुछ हम मेंशन करेंगे। रिकमेंडेशंस हाउ टू डिस्पोज ऑफ अनरिजॉल्व एनामोलीज, इसके साथ ही हम रिकमेंडेशंस भी देंगे कि जो एनामोलीज हमने फाइंड आउट की हैं उनको किस टाइप से रिजॉल्व किया जाने वाला है, ठीक है। अगर वो रिजॉल्व नहीं होती एनामोलीज तो उनको हम किस टाइप से डिस्पोज करेंगे, ठीक है, लाइक उनको रिमूव आउट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर से, ताकि उसकी वजह से फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना कर हो, ठीक है। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं इसमें। इसके बाद ऑडिट्स, ठीक है। द पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज़ टू प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफ कन्फर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस टू एप्लीकेबल, तो जो पर्पस होता है किसी भी ऑडिट का वो क्या होता है, ये प्रोवाइड करना होता है कि इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन, ठीक है, लाइक कोई भी ऑडिटर होगा तो वो इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन प्रोवाइड करेगा, ना ही कोई टीम होगी उसमें, ना कुछ अलग ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे, वो केवल इंडिविजुअल होगा जो भी इसको ऑडिट करेगा, ठीक है। तो ऑडिटर जो होता है वही ऑडिट करेगा, और इससे क्या होता है, इवेल्युएशन की जाती है, कन्फर्मेंस, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर बना है, ठीक है, उसको हम इवेल्युएट करेंगे उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग, और चेक करेंगे कि वो कितना एप्लीकेबल हो रहा है रेगुलेशंस पर, रेगुलेशंस कितनी ज़्यादा उसमें फॉलो की गई हैं, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी कुछ जो भी प्लानिंग होती है वो उन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हमारी इम्प्लीमेंट की जाती है। तो हम वो चेक करते हैं कि वो रेगुलेशंस प्रॉपर्ली मेट की गई हैं या नहीं की गई हैं। इसके अलावा सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, तो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड्स हम कह सकते हैं, तो स्टैंडर्ड्स का मतलब हो गया कि जो भी हमारे रूल्स बने हैं, ठीक है, तो उनको प्रॉपर्ली फॉलो किया गया है नहीं किया गया। स्टैंडर्ड्स का मतलब एक होता है सर्टेन हमने बेंचमार्क फिक्स किया हुआ है कितनी परफॉर्मेंस उस सॉफ्टवेयर को देनी है, तो उतनी परफॉर्मेंस उसने दी है या नहीं दी है, एक लेवल तक अचीव किया है या नहीं किया है उसने, ठीक है। फिर गाइडलाइंस, गाइडलाइंस वो होती हैं कि हम किस टाइप से अपने सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करवा सकते हैं, ठीक है, तो फंक्शनिंग को लेकर होता है गाइडलाइंस। फिर प्लान्स, प्लान्स क्या है हमारे पास में, किस टाइप से हम उसको ऑडिट करने वाले हैं कंप्लीट, तो ये क्या है, सब सॉफ्टवेयर रिव्यू में ही आता है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रोसीजर्स, कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं उसका ऑडिट करने के लिए, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑडिट करने के लिए हमें उसका प्रोसीजर्स ज़रूर फॉलो करने होते हैं, ठीक है, प्रोसीजर से ही हम उसके इनपुट और आउटपुट निकाल पाएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके। अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वो है सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, ठीक है। ये एक नया टॉपिक है क्योंकि सॉफ्टवेयर रिव्यू हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटलाइन क्या है हमारी, इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन होगा सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन का, फिर इनपुट्स एंड आउटपुट्स, क्या हमारे इनपुट्स होते हैं, क्या आउटपुट्स होते हैं, देन उसके बाद मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन, मेथड्स क्या हम फॉलो करते हैं एस्टिमेशन टेक्निक में,
फिर कोकोमो मॉडल और कंक्लूजन, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट एस्टिमेशन हमें क्यों ज़रूरत होती है, ठीक है। तो 55% ऑफ प्रोजेक्ट्स ओवर बजट, ठीक है। मतलब इसका ये होता है कि जो हमारे कॉस्ट एस्टिमेशन है इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट निकाल पाएँ, एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है उसमें, ठीक है। क्योंकि 55% जो होते हैं प्रोजेक्ट्स उसमें ओवर बजट्स होते हैं मोस्टली, जिसमें 24 कंपनीज दैट डेवलप्ड लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। तो 1994 में 24 कंपनीज ने लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स डिज़ाइन किए थे, जिसमें से उनके 55% प्रोजेक्ट्स ओवर बजट आए थे और 53% प्रोजेक्ट कॉस्ट 189% मोर देन इनिशियल एस्टिमेट्स, जिसमें 53% कंपनीज ऐसी थी जिनका जो कॉस्ट एस्टिमेशन था वो उनका 189% ज़्यादा था जो उनका इनिशियल एस्टिमेट था, ठीक है। तो इसी वजह से कॉस्ट एस्टिमेशन की ज़रूरत होती है हमें कि हम एक्चुअल जो कॉस्ट हमारी आने वाली है किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में या डेवलप करने में हम उसको कैलकुलेट कर पाएँ। तो इसको स्टैंडर्डिश ग्रुप ऑफ 8300 प्रोजेक्ट्स 1994, तो एक ग्रुप था जो इसमें प्रोजेक्ट्स थे ये 8380, तो इनको ज़रूरत पड़ी थी। तो इन्होंने इसको इनिशियली जो था कॉस्ट एस्टिमेशन स्टार्ट किया था उस समय। और कॉस्ट एस्टिमेशन इफ़ेक्ट्स क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट कहाँ पर आता है, इसका इफ़ेक्ट आएगा प्लानिंग एंड बजटिंग में, ठीक है। अब प्लानिंग एंड बजटिंग में हम जो प्लान करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है, और उसको बजट जो हम फीजिबिलिटी स्टडी करते हैं, तो वो फीजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, हमारे बजट के रिगार्डिंग ही होती है, ठीक है। तो इसमें आती है पहले प्लानिंग एंड बजटिंग में रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं हम उनको भी इंक्लूड कर दें अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ऐसा नहीं करते हैं। हम प्रायोरिटाइज कर देते हैं चीज़ों को, फिर स्केड्यूल बनाते हैं उनके कि किस टाइप से उनको इम्प्लीमेंट करना है हमें, ठीक है, स्केड्यूलिंग करते हैं। और उसके बाद होती है रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, रिसोर्स किस टाइप से एलोकेट किए जाते हैं वो सारी चीज़ें। तो ये सब प्लानिंग एंड बजटिंग के अंदर आता है। इसके बाद सेकंड है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो हम प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करते हैं प्रॉपर तरीके से, और वो कैसे होगा, लाइक पर्सनल को हम मैनेज करेंगे, जो भी टास्क होती हैं हमारी हम उनको मैनेज करेंगे, और इन सबको मैनेज करने से ही हमारा प्रोजेक्ट जो होता है वो मैनेज हो जाता है, ओके। फिर कॉस्ट एस्टिमेशन ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन किस टाइप से यूज़फुल होता है ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे यहाँ से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।